सो स्टूडेंट्स, हमने देखा दैट कैसे मिल वर्कर्स का जो इशू था इट बिकेम एन कंटिन्यूइंग इशू. वी सॉ दैट फॉर द फर्स्ट टाइम स्ट्राइक 1 ईयर तक गई. हमने देखा दैट बहुत सारे वर्कर्स की जॉब भी इसकी वजह से चली गई थी. टेक्सटाइल मिल को नेशनलाइज किया गया, कुछ कमिटीज़ अपॉइंट की गई कि इशू को रिजॉल्व किया जा सके, लेकिन जो इशू था, जो वर्कर्स की डिमांड थी, वो फुलफिल ही नहीं हुई, इशू भी रिजॉल्व नहीं हुआ था. ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. हमने ग्लोबलाइजेशन वर्ड के बारे में पढ़ा है. हमने देखा है दैट 1991 में इंडिया ने नया इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया था. तो यहाँ पर हम वही पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट वाज दिस पॉलिसी, व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स, और इसके रीज़न क्या थे, क्यों हम लोगों ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया था. सो लेट्स स्टार्ट इट. The year 1991 is very important in the history of modern India. After the 10th general election, P.V. Narasimha Rao became the Prime Minister of India, with Dr. Manmohan Singh as the Finance Minister. He appointed the new economic policy of linking India's economy with the global economy. For this, fundamental changes were brought about in the Indian economy. Indian economy was brought in turn with the global mainstream. क्या बोला हुआ है यहाँ पे that 1991 जो है is considered to be one of the very important year. इस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ही वॉज आवर प्राइम मिनिस्टर. एंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही वॉज आवर फाइनेंस मिनिस्टर. नाउ हमारी मतलब हमारी पॉलिसी पहले कैसी थी दैट हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री के ट्रेडिंग पर फोकस कर रहे थे. हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे. मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा था बट खाली बेसिक गुड्स के लिए. जैसे अभी पेट्रोलियम है तो वो हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसे बेसिक गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे. बट 1991 में हमने पॉलिसीज़ को कम्प्लीटली चेंज किया एंड हमारा पॉलिसी का मेन एम क्या था? ग्लोबल मेन स्ट्रीम. दैट इज़ अब हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ बन रही थी वो क्या कंसिडर किया जा रहा था दैट वर्ल्ड इज़ द मार्केट एंड वहाँ पर हमको गुड्स सेल करने हैं. 1951 से लेके 1990 तक हमारी कंट्री ने एक क्लोज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया था. क्लोज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रीली नहीं होते, या तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस चार्ज होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन रूल्स होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होता है. ये कब तक हमने फॉलो किया था? 1990 तक फॉलो किया था कि अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना है तो आपको बहुत हैवी कस्टम ड्यूटीज़ भरनी पड़ती थी. इंपोर्ट ड्यूटीज़, बाहर की कंट्री से अगर आप कुछ मंगा रहे हो, सपोज 100 रुपीज़ का सामान मंगाया है तो अप टू 100 रुपीज़ टैक्स भी भरना पड़ता था. गेटिंग? सो ये सब कंट्री के अंदर चल रहा था एंड 1991 में इट वाज डिसाइडेड कि इतने सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाए हैं, इतने जो स्ट्रिक्ट रूल्स हमने बनाए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, हम अब उन रूल्स को थोड़ा फ्री करेंगे, थोड़ा लूज़ करेंगे ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके. जितना ज़्यादा इंपोर्ट होगा, जितना ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड के साथ मिक्सअप होगी, उतना ही फास्ट हमारा डेवलपमेंट भी होगा. अगर हम उनसे अलग रह जाएंगे, अगर हम वर्ल्ड से कट जाएंगे, अलग रहेंगे, तो हम उतना क्विकली डेवलप नहीं कर पाएंगे. सो क्विक डेवलपमेंट के लिए ग्लोबलाइजेशन या कह सकते हैं हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट हुआ था. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का बेसिक क्या था दैट 1991 के पहले तक जब भी आप इंपोर्ट करते थे तो आपको बहुत हैवी कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते थे. प्लस रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बहुत सारी चीज़ें आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते थे, ये सब था. लेकिन 1991 के बाद इसको थोड़ा स्मूथ किया गया था. ड्यूरिंग दिस पीरियड इकोनॉमी वॉज इन द क्राइसिस सिचुएशन. Before P.V. Narasimha Rao, a government took charge, Chandrasekhar was the Prime Minister. During his tenure, the rate of inflation was 17%. क्या बोला हुआ है? जब P.V. नरसिम्हा राव became the Prime Minister, उस टाइम इकोनॉमी की कंडीशन बहुत वर्स्ट थी. हमारे पास रिजर्व्स भी नहीं बचे थे. रिजर्व समझते हो ना, हमको पेट्रोल वगैरह खरीदना पड़ता है वर्ल्ड से, बाहर की कंट्री से, तो हमें उसके लिए मनी चाहिए. तो हमारी गवर्नमेंट के पास उतने पैसे भी नहीं थे.
हमारे पास सिर्फ उतने पैसे, मतलब सिर्फ लिमिटेड पैसे रह गए थे, कुछ 100 करोड़ के आसपास, जिससे हम सिर्फ 1 या 2 हफ्ते तक पेट्रोल इंपोर्ट कर सकते थे। 2 हफ्ते के बाद का सिचुएशन कंट्री का क्या होने वाला था कुछ भी नहीं पता था। गेटिंग प्लस उस टाइम पे महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन डबल डिजिट तक पहुंच गया था, 17%। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई। महंगाई 17% बढ़ गई थी, 2 3 4 अप टू 1 डिजिट, ठीक है 9% तक इट इज़ 1 डिजिट तक ओके कंसिडर किया जाता है, बट डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो गया था, 17% इन्फ्लेशन था। एंड इसीलिए इट वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करें। Economic growth rate had gone down by 1.1%. India's foreign exchange India had foreign exchange reserve only enough to last for imports for a week. It had become difficult to pay back its loan and even give the interest on it. In May 1991, the government had tried to control the situation by selling some of its gold reserve and by mortgaging some. Before the Chandrasekhar government, the VP Singh government has incurred a liability of over 10,000 crore rupees on the economy by waiving off the loan of all the farmers. The proportion of internal loans of central government and state government together has crossed the GDP was 55%. In 1980-81, foreign loan was 2,350 crore dollar. It increased to 8,380 crore dollar in 1991. At this time, India's foreign exchange reserve was only 100 crore dollar. This also had the background of the increase in oil price due to invasion of Kuwait by Iraq. It became difficult for India to raise a loan. Even the non-residents started withdrawing their deposit in the foreign currency from India. अब क्या बताया हुआ है यहाँ पे, प्रॉब्लम्स हमें बताई है कि हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लाया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा था, बहुत सारे मनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे थे। जैसे अभी यहाँ पे हमें बताया है कि हमारा ग्रोथ रेट बढ़ने की जगह पर डिक्रीज हो रहा था। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब बाहर की कंट्री से जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए ना हमें, वो सिर्फ 1 वीक तक के लिए बचा हुआ था। 1 वीक के बाद इंडिया के पास पेट्रोल खरीदने के लिए भी मनी का शॉर्टेजेस आने वाला था। नेक्स्टली गवर्नमेंट ने बहुत लोन लिया हुआ था, लोन रीपे करना तो बहुत दूर की बात है, हम लोग के पास इंटरेस्ट पे करने के भी पैसे नहीं थे। गवर्नमेंट को अपना गोल्ड सेल करना पड़ा था, गोल्ड रिजर्व जो थे वो हमें बेचने पड़े थे। जस्ट इमेजिन कि गोल्ड हम कब सेल करते हैं, जब हमारी सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। एंड हमारी कंट्री को भी गोल्ड सेल करना पड़ा क्योंकि हमारे पास और कोई भी पैसे का सोर्स नहीं बचा था। नेक्स्टली वीपी सिंह, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट के पहले वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी। वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तब गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, या कह सकते हैं कि 10,000 करोड़ का हमें कर्जा लेना पड़ा था। ये कर्जा क्यों लिया था? क्योंकि गवर्नमेंट ने फार्मर्स का लोन वेव ऑफ किया था, फार्मर्स ने जो लोन लिया था उसको माफ़ किया था, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर कितना कर्जा आ गया था, 10,000 करोड़ का कर्जा आ चुका था। गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने लोन्स बहुत ज़्यादा लिए हुए थे। अगर हम यहाँ पे फॉरेन लोन की बात करें, मतलब जो लोन हमने वर्ल्ड बैंक से लिया है या फिर अदर कंट्रीज से लिया हुआ है, तो 1980-81 में उसका अमाउंट कितना था, 2,350 करोड़। लेकिन 1991 में, मतलब 10 साल के अंदर ये लोन ट्रिपल या चौपल तक हो गया था, 3 to 4 टाइम्स बढ़ गया था। दैट इज, पहले लोन कितना था, 2,350 करोड़। 1991 तक लोन कितना हो चुका था, 8,380 करोड़ डॉलर। तो आप समझ सकते हो कि सिचुएशन कैसी होगी हमारी। हमारे पास रिजर्व में सिर्फ 100 करोड़ डॉलर बचे हुए थे। नेक्स्टली हमें प्रॉब्लम और भी ज़्यादा क्यों हो रही थी, क्योंकि ऑयल के प्राइजेस बढ़ चुके थे। धीरे धीरे करके
जो लोगों ने हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया था उन लोगों ने पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। नया लोन इंडिया को मिल ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल था। और कोई भी लोन क्यों देगा, है ना। जिस कंट्री पे 8,380 करोड़ डॉलर का लोन ऑलरेडी है, जो इकोनॉमी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है, जिस इकोनॉमी के पास रिजर्व में खाली हफ्ते भर के इंपोर्ट के लिए पैसे बचे हैं, उस कंट्री को कोई भी लोन नहीं देगा। तो इंडिया के लिए नया लोन पाना बहुत डिफिकल्ट था और पैसे हमारे पास बिल्कुल नहीं बचे थे। रेमेडीज, ये सब प्रॉब्लम थी। ये मैंने बैकग्राउंड बताया कि क्यों नया पॉलिसी लेकर आया, तो ये बैकग्राउंड था कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन वर्स्ट हो चुकी थी एंड दैट वाज द रीज़न, दैट वाज द टाइम जब हमें चेंजेस करने थे। सो चेंजेस के लिए हम क्या लेकर आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सो लेट्स सी कि रेमेडीज क्या थी। रेमेडीज मतलब हमने इसको सॉल्व कैसे किया था। PV Narasimha Rao appointed Dr. Manmohan Singh as the finance minister in order to find a way out of this situation. Dr. Singh undertook many corrective measures. The situation began to change. He removed the restriction on foreign investment. He restricted the license system to 18 industry. In view of increasing losses in the public sector industry, he opened up public sector for investment by the private sector. In order to control the share market under control, in order to bring the share market under control, he established Securities and Exchange Board of India (SEBI) in 1992. National Stock Exchange was computerized. He gave priority to removing the specter of recession. ओके, अभी यहाँ पे हमें क्या बताया कि जब PV नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, सो फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या होता है, इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, अगर हम लॉकडाउन कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करना। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चार्ज लिया एंड उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिससे इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हुई हमारी। अभी यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, ये सब डिटेल आपको 11th स्टैंडर्ड में है, तो हम खाली देखेंगे ओवरव्यू के क्या क्या उन्होंने किया था। पहली बात, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया था। पहले अगर फॉरेन कंट्री को हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना है तो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, मतलब इजीली फॉरेन कंट्रीज़ हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे एंड दैट वाज द रीज़न हमारी कंट्री में पैसा आ ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। मतलब अब अगर कोई फॉरेनर या कोई फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में पैसा डालना चाहती है तो आराम से डाल सकती है। ये पहला चेंज था। मतलब एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फ्री किया था। सेकंड क्या दिया हुआ है, पहले बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट वर्क करती थी, प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं था। जैसे आज रेलवेज है, रेलवे अभी भी किसके लिए है, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए। तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क करती थी, जिसको प्राइवेट सेक्टर ओपन नहीं कर सकता था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन की थी। अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों वहाँ पर काम कर सकते थे। नेक्स्टली, शेयर मार्केट के लिए उन्होंने सेबी इस्टेब्लिश किया था। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। आपने वो कौन सी मूवी थी, फिर हेरा फेरी, वो मूवी देखी है, उसमें आपने वो सीन देखा होगा दैट द हीरोइन से कि हमारे पास एक कंपनी है जो हमारे पैसे 21 डेज में डबल कर देती है, करेक्ट। तो लोग डबल सुन के पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर कंपनी भाग जाती है, करेक्ट। तो ऐसी बहुत सारी इंसिडेंसेस हो रहे थे कि लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे कि कंपनी काम करेगी, बट कंपनी क्या करती थी, जैसे ही मनी कलेक्ट हुआ वो लोग ऑफिस बंद करके और निकल जाते थे। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने सेबी सेटअप किया ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई चीटिंग नहीं हो, ताकि शेयर जो लोग खरीद रहे हैं, जो लोग पैसा कंपनी को दे रहे हैं, उनके साथ में कोई भी चीटिंग नहीं हो। Foreign investment in India grew during the first tenure of Dr. Manmohan Singh as the finance minister. India could recover the gold mortgage with the Bank of England. The government got the support of the capitalist class as well as the middle class. As the government opened up the telecom sector, mobile phone services started all over the country.
Dr. Manmohan Singh signed the agreement with the World Trade Organization and launched the policy of privatization, liberalization and globalization. मनमोहन सिंह के चेंजेस के बाद कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा. हम लोगों ने जो गोल्ड गिरवी रखा था, हम लोग वो गोल्ड को वापस लेकर आ पाए. मतलब हमने जब गिरवी रखा था तो हमने पैसे लिए थे, तो वो पैसे रिटर्न करके हम लोग अपना गिरवी रखा हुआ गोल्ड वापस लेकर आए. गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ चेंज की तो इसका अपोज किसी ने नहीं किया. गवर्नमेंट को सबका सपोर्ट मिला, भले ही फिर वो बिजनेसमैन हो, बड़े लोग हो या फिर मिडिल क्लास हो या पुअर्स हो, सब ने गवर्नमेंट के जो भी स्कीम थी, जो भी पॉलिसी थी, उसको सपोर्ट किया. दिस वॉज द टाइम जब कंट्री में टेलीकॉम सेक्टर सेटअप हुआ, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज स्टार्ट हुई एंड धीरे धीरे कंट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अग्रीमेंट्स साइन किए एंड फाइनली अब इंडिया भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन गया. अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे वर्क करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.